ओके, तो नंबर 43 से ऑनवर्ड देखिए एमसीक्यूज कि ई पावर 2 जी डी जी डिवाइडेड बाय जी माइनस आयोटा पाई बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये भी सेम उसी तरह से है। ई पावर 2 जी, इसको आप मान लें कि ये एफ ऑफ जी है। जी नॉट विल बी इक्वल टू आयोटा पाई बाय 2 और एन इक्वल है 2। तो इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, सो कुछ ही इंटेग्रल फार्मूला इवेलुएट करेंगे। अच्छा, 44 है कि इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी रियल पार्ट ऑफ जी एंड डी जी वेयर सी इज द सेमी यूनिट सर्कल, बल्कि अपर सेमी यूनिट सर्कल या लोअर भी लिया जा सकता है, तो उनके लिए आंसर डिफरेंट होंगे, यहाँ मिसिंग था। अच्छा, सेमी यूनिट सर्कल क्या मतलब है? अपर वाला अगर हो तो इसका मतलब ये है कि ये सर्कल का वो वाला पोर्शन है यूनिट सर्कल का जो ऊपर वाली साइड है, इसमें ये है। अच्छा, अपर सेमी सर्कल है तो हम इसकी ये कोई क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो हमें इसकी पहले पैरामीटराइजेशन करना होगी, शायद कल की क्लास में हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। और अच्छा, अगर ये ऊपर वाला है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और r चूंकि 1 है सो r हम लिखते ही नहीं। सो x cos थीटा है, y sin थीटा है, तो dz किसके इक्वल होगा? dx प्लस आयोटा dy। सो dx विल बी cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और साथ में d थीटा। सो ये इंटेग्रल बन जाएगा, इंटेग्रल अलोंग द कर्व। कर्व कौन सी है? थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से, और कहाँ पर खत्म हो रहा है? पाई पे, क्योंकि ये जीरो है, यहाँ पर पाई है। इस पैरामीटराइजेशन में थीटा को जीरो से पाई तक ले जाएं तो ये कर्व बनती है। सो दैट्स व्हाई जीरो टू पाई लिखा है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जी क्या है? जो कि ओनली एक्स है, सो दिस इज कॉस थीटा। और फिर डी जी है जो कि है माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और साथ में है डी थीटा। तो अब हमने जस्ट ये इंटेग्रल इवेलुएट करना है। ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में डी थीटा लिख लें, और फिर प्लस आयोटा इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो जस्ट आप इन दो इंटेग्रल्स को इवेलुएट कर लें और इनकी वैल्यू पुट करें। नंबर 45, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी ऑफ एक्स डी जी वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 टू 1 प्लस आई। अब पाथ डिफरेंट है और कर्व भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन। अब पाथ कैसे डिफरेंट है मैं इसी ऊपर वाले में बना देता हूँ, बल्कि यहाँ अलग से बना देते हैं। कर्व हमारी स्टार्ट हो रही है जीरो से और खत्म हो रही है 1 प्लस आयोटा पे, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है। सो दिस इज द कर्व। अच्छा, जीरो एंड 1 प्लस आयोटा। तो इसकी पहले पैरामीटराइजेशन देखते हैं। तो इसकी पैरामीटराइजेशन तो बड़ी सिंपल सी है, ये y इक्वल टू एक्स है, पैरामीटराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो x x ही रहेगा, z किसके इक्वल बन जाएगा? x प्लस आयोटा y होता है, तो ये x प्लस आयोटा x बन जाएगा। dz इक्वल होगा dx प्लस आयोटा dx, या फिर इसे लिख लें 1 प्लस आयोटा एंड dx। तो ये इंटेग्रल बन जाएगा, इंटेग्रल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से 1 तक है, सो इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू 1 एक्स, और फिर डी जेड है जो कि है 1 प्लस आयोटा डी एक्स। तो 1 प्लस आयोटा बाहर चला गया, एक्स का इंटेग्रल क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे जीरो से 1 तक। तो 1 अपर लिमिट है, 1 ओवर 2, सो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर। नंबर 46, जी कॉन्जुगेट डी जी along y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू 1 प्लस आयोटा। अब जरा देखें क्या हो। कर्व उसी तरह की है, पॉइंट वही है, लेकिन सॉरी, कर्व डिफरेंट है, पॉइंट्स वही है। ये जीरो है, ये 1 प्लस आयोटा है। तो अब जो कर्व है वो यूं जा रही है, पैराबोला है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला। अगर मैं इसको मुकम्मल बनाऊं तो कुछ यूं, इस तरह, और इससे आगे भी। खैर, तो हम इस सारे को हटा देते हैं यहाँ से। हमारी कर्व टोटल ये वाली है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो प्लस जीरो आयोटा, और इसका एंडिंग पॉइंट है 1 प्लस आयोटा। अच्छा, अगर y एक्स स्क्वायर के इक्वल हो तो हमें एक तो z कॉन्जुगेट चाहिए और साथ में dz चाहिए। तो z किसके इक्वल होगा? x प्लस आयोटा y, और y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। सो व्हाट विल बी dz? dz विल बी इक्वल टू dx प्लस आयोटा 2x एंड dx।
सो इट विल बिकम 1 प्लस आयोटा 2x और साथ में dx। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे इंटेग्रल। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक है भला, ये भी तो देखे ना। x की वैल्यू इसमें है 0 से 1 तक। सो इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1, z कॉन्जुगेट हम पुट करेंगे तो x माइनस आयोटा x स्क्वायर, कॉन्जुगेट है ना, और साथ में डी जी जो कि है 1 प्लस आयोटा 2x और साथ में dx। तो इसको इवेल्युएट कर लें, ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें। और नेक्स्ट 47 है, z मॉड इक्वल टू 2 है, z माइनस 1 क्यूब है, नीचे ऊपर वाला फंक्शन एनालिटिक है। सो अगेन कोशी इंटेग्रल फार्मूला, हम यहाँ पर फंक्शन लेंगे एफ ऑफ z इक्वल z स्क्वायर प्लस z, और z नॉट लेंगे 1 और n लेंगे 3। 1 इसमें मौजूद है z मॉड इक्वल टू। सो कोशी इंटेग्रल फार्मूला यूज करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सेम सेम है, इस वजह से इनको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपने इनको एक बार ट्राई लाजमी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला। नंबर 48 अगेन उसी तरह से कोशी इंटेग्रल फार्मूला से। 49 भी कोशी इंटेग्रल फार्मूला से। जी मॉड इक्वल 1 है तो पाई बाय 6 भी उसमें मौजूद है, सो दैट्स व्हाई जी मॉड इक्वल टू पाई माइनस जी माइनस पाई बाय 2, सो अगेन कोशी इंटेग्रल फार्मूला। नंबर 51 देखिए, द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल ऑफ 1 over z along a semicircular arc from -1 to 1 in the clockwise direction will be in an upper semicircular। ओके, साथ में ये मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या मतलब है, कर्व कौन सी है, -1 से 1 तक, ये -1 है और ये 1 है। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -1 से 1 तक हमने जाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो ये डायरेक्शन है। ओके। अच्छा, अब यहाँ अगर अपर ना भी लिखा होता तो ये अंडरस्टूड था कि ये अपर ही है। जैसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी गई है, ये ठीक है। और फंक्शन कौन सा इवेल्युएट करना है, 1 over z। यानी हमें ये अगर कर्व सी हो तो हमें इवेल्युएट करना है इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी 1 over z एंड डी। ओके, तो यहाँ सिंपली इसको आप इंटीग्रेट करें। 1 over z है तो हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी z पावर -1 एंड डी जी। अच्छा, तो ये बन गया। अच्छा, अब कर्व कौन सी है, ये सर्कल ही है ना, x इक्वल समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग। लेकिन एक चीज और करें, यहाँ पर जो कर्व की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होती थी तो x इक्वल r cos थीटा, y इक्वल r sin थीटा होता था। लेकिन जब आपके पास ये क्लॉकवाइज हो जाएगी तो फिर ये चेंज हो जाते हैं, फिर इसकी पैरामीटराइजेशन बनती है x इक्वल साइन थीटा एंड y इक्वल cos थीटा। क्योंकि जब हम इसमें थीटा 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, सॉरी, x थीटा 0 पुट करने से हमें आंसर मिलेगा 1। ओके, और थीटा बढ़ाने से हमें आंसर मिलेगा -1। एक मिनट, मुझे जरा ये वेरीफाई कर लेने दें। अगर हम थीटा को 1 पुट कर दें, 0 पुट करें, तो हमें पॉइंट मिलेगा 0, 1। जैसे ही हम थीटा बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल थीटा हम ले लेते हैं 180 डिग्री, तो जब 180 डिग्री होगा तो cos x विल बी 0 एंड साइन cos थीटा विल बी -1, सो 0 -1। तो ये तो काम उलट हो गया। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं। ओके ओके, एक और प्रॉपर्टी भी है। हम ये जानते हैं इंटेग्रल अलोंग द कर्व नेगेटिव ऑफ द कर्व एफ ऑफ जी डी जी, ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी ऑन द कर्व सी डी जी। लो जी, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके इसे और आसान कर सकते हैं, यानी हमें इसकी पैरामीटराइजेशन को बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हमें इस कर्व पर इसका इंटेग्रल चाहिए तो हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं, यानी ये कर्व एक्चुअली नेगेटिव किस सेंस में है, ये जो अगर हम कर्व बनाए सी, ये वाली, अगर हम इस डायरेक्शन में बनाएं तो हमारी जो रिक्वायर्ड कर्व है जो यहाँ पर बताई गई है कि क्लॉकवाइज में है, तो वो इस कर्व का नेगेटिव है ना।
यानी हमें नेगेटिव सी 1/z फाइंड करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी 1/z एंड dz। ओके, यानी उसकी पैरामीटराइजेशन को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, और उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, वैसे वो भी ठीक थी, हम उसमें थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, पॉइंट हम उलट देख रहे थे। खैर चले, x इक्वल है कॉस थीटा और y इक्वल है साइन थीटा। तो उसी तरह हम यहाँ पर dz फाइंड करेंगे। तो व्हाट विल बी z विल बी x प्लस आयोटा y, dz विल बी इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, है ना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा और साथ में है d थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस इंटेग्रल z पावर -1 है ना, ये माइनस इंटेग्रल z पावर -1 एंड dz। तो z पावर -1 यानी इसकी पावर -1 लेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर -1 लेंगे, तो हर थीटा के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये बन जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ठीक है, और साथ में है dz जो कि है माइनस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, साथ में है d थीटा। अब आप जस्ट इस इंटीग्रल को इवेलुएट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। Number 52. Let f of z be an analytic function in the domain having the interval ab, यानी ये किसी ऐसी डोमेन पर एनालिटिक है जिसमें ये इंटरवल भी लाई करता है, ओपन इंटरवल ए बी। C1 and C2 be two same paths from A to B with opposite directions, then अब देखिए ये वही है जैसे हमने पहले बात की है ना, कि फॉर एग्जांपल ये एक, बल्कि ये पहले वाली बात ना भी करते, ओके, ये है जी हमारे पास एक कर्व C1। ओके, और इसकी डायरेक्शन ये वाली। हम एक और कर्व बनाते हैं, लेकिन यही सेम कर्व है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। यानी ब्लैक कर्व इस डायरेक्शन में, दिस इज C2। तो अगर देखा जाए तो C1 और C2 एक दूसरे का नेगेटिव है ना, तो हम C2 को लिख देते हैं -C1। ओके, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि इंटेग्रल अलोंग द कर्व नेगेटिव C1 f of z dz will be equal to negative of the curve along the curve C1 f of z and dz। ओके, तो ये जो नेगेटिव है राइट साइड पे, इसे हम यहां से हटा के लेफ्ट साइड पर भी लगा सकते हैं ना। अच्छा, नेगेटिव C1 क्या है, ये तो C2 है। तो यहाँ ये जो नीचे हमने -C1 लिख रखा है, इसको हम C2 बना देते हैं, और इस C2 वाली जो नेगेटिव में है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल अलोंग द कर्व C1 f of z dz एंड प्लस इंटेग्रल अलोंग द कर्व C2 f of z dz विल बी इक्वल। ओके, तो इससे आंसर हमें मिला पार्ट बी। नंबर 53, द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल e पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 dz विद द डोमेन सी। जो कर्व है वो कौन सी कर्व है, विद द कर्व होना चाहिए, सी जो कि है z मॉड इक्वल टू 3। तो इस कर्व पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और ये क्लोज्ड कर्व है, इसलिए मैंने कल भी बताया था कि यहाँ बाजुकात क्लोज्ड कर्व के लिए यहाँ सर्कल भी लगा दिया जाता है इंटेग्रल के ऊपर। z मॉड इक्वल टू 3, और यहाँ पर नीचे क्या है, z-1 है, तो सेम कोशी इंटेग्रल फार्मूला। फंक्शन क्या है, f of z is e power z। what is z naught, z naught is 1, and what is n, n is 1। तो कोशी इंटेग्रल फार्मूला यूज करके आप इसे सॉल्व करें। Number 54. The value of the integral along the curve C, f of z dz, when f of z is equal to z minus 1, and C is the arc from z equal to 0 to z equal to 2। फंक्शन ये है f of z equal z minus 1, और कर्व क्या है, z equal 0 से z equal 2 तक है, consisting of the segment 0 less than or equal to x less than or equal to 2 of the real axis। सिंपल सा है, ये कर्व है। कर्व कौन सी है, असल में तो काम यही होता है ना, आइडेंटिफाई किया जाए कि कर्व है कौन सी। फंक्शन हमें ये इवेलुएट करना है, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी z-1 एंड dz। अच्छा, z क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, ये 0 है,
और यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब 0 से 2 तक जाने के इन्फिनिटली मैनी वेज है। हम ऐसे भी जा सकते हैं कि इससे इधर मूव करें और फिर यहाँ तक आ जाए। मैं चंद एक पाथ इसके बना देता हूँ कि 0 से 2 तक हम ऐसे भी जा सकते हैं, 0 से 2 तक हम ऐसे भी आ सकते हैं, 0 से 2 तक हम इधर से भी जा सकते हैं। लेकिन जो कर्व उन्होंने बताई है वो कौन सी है? यानी कर्व सी कंसिस्टिंग द सेगमेंट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 ऑफ द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अलोंग आप मूव कर जाएं 0 से 2 तक, तो हमें ना ऊपर ना नीचे जाने की जरूरत है, बल्कि डायरेक्ट सीधा 0 से 2 तक हम इस पाथ पे जाएं। ओके, तो ये है हमारी कर्व सी। तो इस कर्व की पैरामीटराइजेशन क्या है? ये तो कर्व है y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यूज कहां से कहां तक हैं? 0 से 2 तक है। तो अब ये जो z माइनस 1 है, अब z किसके इक्वल होगा? x प्लस आयोटा y होता है। y तो 0 हो गया, सो z इज इक्वल टू x एंड dz विल बी इक्वल टू dx। तो इसे हम लिखेंगे इंटेग्रल, x की वैल्यूज कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक है। z माइनस 1 यानी x माइनस 1 एंड dz विच इज इक्वल टू, जस्ट इस इंटेग्रल को इवेलुएट करना है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे सिंपल रीमान इंटेग्रल ऑफ द सिंगल वेरिएबल। सो एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, और लिमिट्स कहां से कहां तक हैं? 0 से, तो 2 पुट करेंगे 4 ओवर 2 माइनस 2, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0। 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो हमें इसका आंसर मिल गया जो कि 0। Number 55, a continuous curve which does not have a point of self intersection is called। एक ऐसी continuous curve जिसका सेल्फ इंटरसेक्शन ना हो, जैसे ये हमारे पास कर्व है, ये सेल्फ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ऐसी कर्व नॉट सिंपल कर्व। ऐसी कर्व जिसका सेल्फ इंटरसेक्शन ना हो उसको सिंपल कर्व बोलते हैं। सिंपल कर्व इज आल्सो कॉल्ड जॉर्डन कर्व, ये इसका नाम है। 57, if f of z is analytic at all points inside and on a simple closed curve C, ये कोई कर्व है, क्लोज भी है, सिंपल भी है, इसके ऊपर और इसके अंदर तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है, तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इंटीग्रल इस कर्व पर 0। Number 58, a domain which has two holes in it and can be made simply connected by two cross cuts is known as। देखिए ये हमारे पास एक कर्व, एक डोमेन है। डोमेन से मुराद है कि उसके अंदर वाला पोर्शन। ओके, कर्व के अंदर वाला पोर्शन, हम बल्कि इसको कर्व कहते ही नहीं, कर्व हम यहाँ से हटा देते हैं, यानी पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में ये वाला पोर्शन है जहां तक मैंने लाइनें लगा रखी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बाउंड कर देते हैं, यानी ये वाला पोर्शन है। ओके, अच्छा अब हमें बताया क्या गया है कि दिस जो कर्व है, सॉरी डोमेन जो है, इसके अंदर दो होल हैं, टू होल्स। तो अगर इसमें होल्स हैं तो एक होल हम यहाँ पर बना देते हैं कि दिस इज वन होल, और एक होल हम यहाँ पर बना देते हैं। अच्छा, अब डोमेन कौन सी है? डोमेन ये वाला पोर्शन है जो हमने रेड पोर्शन अब बना रखा है। ओके, इसके अंदर दो होल्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी? अगर एक होल हो तो हम उसको कहते हैं डबली कनेक्टेड, अगर दो होल्स हो तो वो कहलाती है ट्रिपली कनेक्टेड। ट्रिपली कनेक्टेड है हमारे पास डोमेन। अगर कोई भी होल ना हो तो वो सिंपली कनेक्टेड कहलाती है। अब इसमें क्या कहा गया? कैन बी मेड सिंपली कनेक्टेड बाय टू क्रॉस कट्स। क्रॉस कट्स क्या है जरा देखिए। ये जो बाहर से ब्लैक है, हम इसको इधर तक ले आते हैं, यानी यहाँ तक एक आने का रास्ता, एक जाने का। इसी तरह इसको इसके साथ भी मिला दें, और इसको इसके साथ मिला लें, और फिर इसको इसके साथ। तो अब आप देखें हमारे पास जो टोटल डोमेन थी वो सिंपली कनेक्टेड हो गया है, वो टोटल रीजन सिंपली कनेक्टेड। के लिए आगे अगर कोई एमसीक्यू आया तो इससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करें। Number 59, a domain which has two holes in it and can be made simple connected by two cross cuts, ये तो भी हमने।
ये भी रिपीट हुआ है, नेक्स्ट 61 भी रिपीट हुआ है, 62, 63, 64, अब कुछ रिपीट हो रहे हैं। 65, a region which is not simply connected is called multi connected या multiple connected, मल्टीपली कनेक्टेड या मल्टी कनेक्टेड हम इसे कहेंगे। मल्टीपल कर्व ये नहीं होगी, हम रीजन की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अच्छा 66 है, if f of z is analytic, f derivative at c ये डेरिवेटिव है, f derivative at z is continuous at all points inside and on a simple closed curve, then integral will be zero। ये कोशी फार्मूला है, ये कोशी कोशी हमारे पास है, कोशी गोरसे थ्योरम है। ये जस्ट कोशी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस भी हो, जबकि कोशी गोरसे थ्योरम में ये वाली कंडीशन हटा दी जाती है, तो इसलिए कोशी गोरसे थ्योरम इससे ज्यादा बेहतर। If f of z is analytic and f derivative at z is continuous at all points in the region bounded by the simple closed curves c1 and c2, then अब देखें फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन का डेरिवेटिव कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड वन एंड c2। ये एक सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है c1, ओके, और यहाँ पर एक और कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है c2, और फंक्शन जो है वो एनालिटिक है बिटवीन इज एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व के इन दोनों के दरमियान, सॉरी, एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व, हाँ, ये वाला रीजन है जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है ना, फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है। तो अगर यहाँ पर एनालिटिक है तो अब जरा देखें, दोनों की डायरेक्शन भी सेम एंटी क्लॉकवाइज है इसमें, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब क्या करें, हमारे पास अब ये जो टोटल रीजन आपके सामने नजर आ रहा है ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ये डबली कनेक्टेड है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा कट लगाते हैं। कट कैसे लगाते हैं कि यहाँ से चले, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इधर भी आ जाते हैं। वो पिछले पार्ट में ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये सॉरी कहाँ गया वो, ये दो तरफ से मैंने इसे कट लगाया, दो तरफ से नहीं है, ये सिंपल एक ही तरफ से। ओके, ये अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे। अच्छा, तो इस रीजन में हमने इसको क्या किया, एक जगह से कट लगाया, ये आने का रास्ता कह लें, ये डायरेक्शन है ना, तो ये इधर से इसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी, और फिर इधर आएंगे और फिर इस कर्व के अलोंग चलेंगे इस डायरेक्शन में, है, इस डायरेक्शन में चलते चलते फिर इधर, और फिर यहां से ही हम वापस जाएंगे, यानी पाथ यही रखें, आप समझे। ओके, तो अब आप देखें आपके पास जो टोटल रीजन बना है वो कुछ इस तरह का बना है। मैं रफ सा बना रहा हूँ, यानी वो यहाँ से नीचे आया है और यहाँ से, सॉरी, ये हमने दोनों डायरेक्शंस अपोजिट बना दी। ये जो इधर से आने का रास्ता है वो ये है, ये, और फिर जो वापसी का रास्ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, ये जो कर्व C2 है इसको भी हमने अपोजिट करना है। ओके ओके, ये थोड़ी अभी अंडरस्टैंडिंग में मसला था। ये देखें, ये हम इस डायरेक्शन में आते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आउटसाइड जो यहाँ पर था कॉमन पॉइंट वो ये थे ना, यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आपस में करीब करीब है, यहाँ ऐसे आप समझ लें और इधर से आप इसको ऐसे समझ। ओके, तो C2 जो कर्व है उसकी डायरेक्शन भी हमने उल्टा देनी है, यानी जब उल्टानी पड़ेगी ना, अल्टीमेटली जो बाहर वाली कर्व है उसकी डायरेक्शन तो ये है। अब इनसाइड जो कर्व की डायरेक्शन बनने जा रही है वो क्या है, इसका, इसकी डायरेक्शन ये है ग्रीन की, लेकिन जब इनसाइड पहुंच जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन हमें इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगी, यानी अब ये कर्व यूं जाएगी, यहाँ से इधर मूव करेगी और फिर यहाँ से आउटसाइड जाएगी, यानी कर्व की जो डायरेक्शन है वो पहले से बदल गई है। पहले कर्व C2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, अब अगर देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज है, यानी दिस इज -C2 कर्व, और आउटसाइड जो कर्व है वो तो उसी तरह C1 कर्व है। तो अब देखा जाए तो जो क्लोज्ड कर्व हमें मिली है उस कर्व के अंदर तो तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है ना,
यानी अब ये जो कर्व बन गई है ना, ये क्लोज्ड कर्व बन गई है ना, जिसके दो पैचेस हैं C2 और C1 मिलकर। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटेग्रल अलोंग द कर्व C1 एंड प्लस इंटेग्रल अलोंग द कर्व C2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम इसको उल्टा दें, सॉरी, ये C2 का नेगेटिव C2 हो चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल अलोंग C1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटेग्रल अलोंग नेगेटिव C2। तो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेगेटिव C2, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ C2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड सेम 68 आप सॉल्व करेंगे बाय कोशी इंटेग्रल। जी, तो यहाँ पर हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। कट तो फिर दो नहीं हुए, कोई मसला नहीं जी। डायरेक्शंस चेंज होंगी, वो अपोजिट होने की वजह से वो सेट भी हमने कर ली। तो ओके जी, यहाँ हमारा टाइम भी खत्म हो गया और ये एमसीक्यूज भी मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे।